नमस्कार। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। पिछली क्लासेस में हम वैदिकोत्तर काल को पढ़ चुके हैं और इस क्लास में जो हमें शुरुआत करनी है वो हमें मौर्य काल की शुरुआत करनी है। मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्यन एम्पायर, जिसका समय था 300 से 200 बीसी और वास्तविकता में जो समय था वो 322 से 185 था। तो इसमें ये जो क्लास रहेगी ये मौर्य काल का परिचय बेसिकली रहेगा। हम इस क्लास में मौर्य काल का परिचय करेंगे। अब हम समझेंगे कि मौर्य काल क्या है, उसको पढ़ने के स्रोत क्या हैं, कौन कौन से शासक उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और मौर्य काल में या मौर्य साम्राज्य में जिस शासक को आप सबसे ज़्यादा सुनते हैं अशोक, उस शासक का क्या वास्तविक में इस साम्राज्य को बढ़ाने में, फैलाने में, प्रसार करने में क्या महत्वपूर्ण कोई रोल था, या फिर उस शासक को यानी अशोक को हम केवल इसी वजह से जानते हैं क्योंकि उसने धम्म की नीति को अपनाया। आप जानते होंगे अकबर ने भी एक नीति अपनाई थी जिसे दीन इलाही बोलते थे। इसी तरीके से अशोक ने, हालांकि अशोक ने बहुत पहले किया, अकबर बहुत बाद में है, तो अशोक ने भी अपनी एक नीति चलाई थी जिसे कई लोग धर्म के नाम से भी जानते हैं। अशोक का धम्म, जिसको बेसिकली बोलते हैं धम्मास ऑफ अशोक बोलते हैं इसको। इनको जानने के स्रोत क्या है, सोर्सेज क्या है, पुरातात्विक सोर्सेज क्या है और साहित्यिक स्रोत क्या है, हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। ये क्लास मौर्य काल के परिचय के बारे में रहेगी। तो जो आप इसको इस तरीके से समझिए कि मौर्य काल जो है, इसके जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, हमें हम जहाँ से मौर्य काल के बारे में जानते हैं वो बेसिकली है अशोक के अभिलेख। क्या है? अशोक के अभिलेख। और अशोक के अभिलेखों से ही हमें बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे प्रमाण, ऐसी बातें, ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य वास्तविकता में कितना फैला हुआ था। क्या वो भारत के दक्षिणी हिस्से में था, क्या वो भारत के उत्तरी हिस्से में, पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में कहाँ तक फैला था। आप इस बात को भी जानते होंगे, प्री में ये प्रश्न हो सकता है, आ सकता है कि अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य किस शासक का या किस राजा का हुआ। तो आप जानते रहिए कि मौर्य साम्राज्य का जो शासन था, जो अशोक का जो शासक काल था, उसमें भारत बहुत बड़ा था। यानी मौर्यकालीन जो भारत था वो वास्तविकता में अखंड भारत था, जिसकी आप बार बार चर्चा सुनते हैं, अखंड भारत, क्योंकि उसकी जो पश्चिमी सीमा थी वो ईरान तक लगभग टच होती थी और नीचे सुदूर दक्षिणी वाला जो एरिया अगर हम लोग वो छोड़ दें और उत्तरी पूर्वी जो नॉर्थ ईस्ट वाले कुछ एरिया को छोड़ दें, बिल्कुल सुदूर वाले एरिया को हम लोग छोड़ दें, तो लगभग लगभग बहुत बड़ा एरिया भारत का उसमें कवर होता था। तो इसके बारे में हमारे पास साक्ष्य क्या है? इसके बारे में हमारे पास जो साक्ष्य है वो अशोक के अभिलेख। अब अशोक के अभिलेख जो थे, ऐसा नहीं था कि हमें इसके बारे में बहुत पहले से पता है। हमें ये बात कि मौर्य साम्राज्य कितना विस्तार से फैला हुआ था, इसके बारे में हमें कुछ 100 सालों पहले ही पता लगा है। वो इसलिए पता लगा क्योंकि आपको पता है अंग्रेज भारत आए और जो अंग्रेज थे ये थोड़े खोजकर्ता किस्म के लोग थे, क्योंकि पैसा इनके पास कमी है नहीं, भारत से लूट ही रहे हैं। और ये क्या करते थे, ये खोजबीन करते रहते थे बहुत सारी। कहीं किसी ने खुदाई करी तो उसे पूरा का पूरा शहर मिल गया, हड़प्पा। कहीं किसी ने खुदाई करी तो उसे मोहनजोदड़ो मिल गया। इसी तरीके से टी फ्रैंकलर नाम का एक व्यक्ति था, तो इसने ये घूम रहा था और एक पत्थर का टुकड़ा इसको दिखा। जब इसने ये पत्थर का टुकड़ा देखा तो उसने देखा कि उस पत्थर के टुकड़े पे कुछ लिखा हुआ है। जब उसने उस पत्थर को देखा तो उस पर कुछ नक्काशी हुई हुई है। अब इसने सोचने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी, और ये घटना कब की है? 1750 की घटना है, 1750। अब लेकिन ये पढ़ने में, यानी उस लिपि को, उस पुरातात्विक साक्ष्य को पढ़ने में सफल नहीं हो पाया। जब पढ़ने में सफल नहीं हो पाया तो इसे ये भी नहीं पता लग पाया कि वो क्या है। इसी बीच में जब अंग्रेजों का शासन चल ही रहा था तो एक बहुत विचित्र घटना या बहुत एक इवेंट होता है, हिस्टोरिकल इवेंट होता है। वो ये कि विलियम जोन्स जो थे वो फिलोलॉजिस्ट थे। अब फिलोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो प्राचीन भाषाएं होती हैं उनको जो व्यक्ति पढ़ता है,
या उनको पढ़कर, उनके अक्षरों को पढ़कर उनका जो मतलब निकालता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। तो विलियम जोन्स ने क्या किया, इन्होंने एक चीज पढ़ ली, और वो क्या था, जो ग्रीक में यानी सिकंदर जहां से आया था उस क्षेत्र में जो अभिलेख थे उसमें एक शब्द आता था सेंट्रोकोर्स और एक शब्द आता था सेल्यूकस निकेटर। तो इन्होंने ये समझ लिया कि जो सेंट्रोकोर्ट का अर्थ है ये चंद्रगुप्त मौर्य से है। चंद्रगुप्त मौर्य से, माफ करना मेरा गला ठीक नहीं है, आप जानते हैं दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, तो आते जाते समय जब भी आप बाहर आए जाएं तो मास्क का जरूर से यूज करें, बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, गला उसकी वजह से मेरा खराब है, तो सॉरी, इसलिए मैं बीच बीच में गर्म पानी पी रहा हूँ। तो सेंट्रोकोर्ट का अर्थ क्या निकाला उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य से, और चंद्रगुप्त मौर्य, सेंट्रोकोर्ट और सेल्यूकस निकेटर जिसका युद्ध हुआ था सेंट्रोकोर्ट से, क्या सेल्यूकस निकेटर यानी सिकंदर, इसका युद्ध किससे हुआ था, सेंट्रोकोर्ट, चंद्रगुप्त मौर्य से। और सिकंदर का सेनापति था मेगास्थनीस, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी आया था। अब जब इन्होंने ये पढ़ लिया, जब इन्होंने ये समझ लिया, तो बहुत आसान हो गया ये जानने के लिए कि जो अभिलेख हैं ये वास्तविकता में क्या कह रहे हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, देखिए मोहनजोदड़ो के साथ, हड़प्पा के साथ जो दिक्कत है, हड़प्पा लिपि के साथ, सैंधव लिपि के साथ, वो यही है कि सैंधव लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई। और अभिलेख जो मिले ना अशोक के, इसमें एक अच्छी बात यह है कि कहीं कहीं पे ये दो द्विभाषीय मिले हैं, यानी इधर हिंदी में लिखा है, इधर इंग्लिश में लिखा है। मान लीजिए आप जापान गए, अब आजकल पूरे विश्व में एक भाषा बहुत कॉमन है, इंग्लिश। आपको इंग्लिश आती है, लगभग पूरे विश्व को इंग्लिश आती है। अब आप वहां पर गए और वहां पे जैपनीज में कुछ लिखा है, आपका स्वागत है, जैपनीज में एक साइड में लिखा है आपका स्वागत है। अब आप उसको तो पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि जैपनीज तो आपको आती है, लेकिन आपको इंग्लिश आती है। तो अगर उसी का ट्रांसलेशन बगल में इंग्लिश में लिखा रहेगा, आपका स्वागत है, वेलकम यू, तो आपको समझ आएगा कि ये क्या मतलब है, और आप उससे निकाल लेंगे कि आपका यानी वी या योर वेलकम, तो आपका योर स्वागत वेलकम आप लगा देंगे। ए से क्या अक्षर बन रहा है, बी से क्या अक्षर बन रहा है, सी से क्या अक्षर बन रहा है। इसी तरीके से फिलोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पढ़ते हैं पुरानी भाषाओं को और उनको धीरे 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 साम्यता तय करते रहते हैं कि किस अक्षर के साथ किसका ज्यादा तालमेल अच्छा बैठा है। आप इस बात को भी जानते होंगे, पिछली क्लासेस में हमने इस बारे में चर्चा करी थी कि जो ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से ही भारत की कई भाषाएं, या ऐसा कह लीजिए कि अधिकतर भाषाएं उससे ही उत्पन्न हुई है, मॉडिफिकेशन हुआ है उन्हीं भाषाओं का। ब्राह्मी लिपि जो है भारत की एक प्राचीन भाषा है, प्राचीन लिपि है सॉरी, और उसी लिपि से भारत की कई लिपियां निकली हैं। यहाँ तक कि भारत के दक्षिणी हिस्से में बोली जाने वाली भाषाएं और उनकी लिपियां भी ब्राह्मी लिपि से ही निकली है। तो जब इन्होंने इसको पढ़ लिया तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमें यह समझना है कि लिपि क्या है, लिपियां कौन कौन सी है। तो आप ये जानते ही हैं कि भाषा और लिपि में बहुत फर्क होता है। भाषा है हिंदी, लेकिन लिपि है देवनागरी। भाषा है हिंदी, लेकिन लिपि है देवनागरी। इसका अंतर हम हमेशा करते रहेंगे, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो हम बोलते हैं वो भाषा हो जाती है, वो लैंग्वेज हो जाती है, और जो हम लिखते हैं वो लिपि हो जाती है। ठीक है, तो लिपि जो अधिकतर जो अशोक के अभिलेख मिले वो ब्राह्मी भाषा में ही है, लेकिन कुछ अभिलेख कई अन्य भाषाओं में भी है, वो हमें देखने हैं। जैसे शहबाजगढ़ी मानसेहेरा से जो हमें मिले, जो कि पाकिस्तान में है, वो खरोष्टी लिपि में है। अब आप जानते हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में जो मौर्य साम्राज्य तो था, यानी बेसिकली मगध साम्राज्य, जो कि पहले जन था फिर जनपद बना, कई जनपदों को हराकर या अधिकतर जनपदों को हराकर मगध एक साम्राज्य बना। ये हम प्रोसेस को जानते हैं कि पहले कुल हुआ करता था, इकाई, पारिवारिक इकाई, कुल से जन यानी बड़े ग्रुप, 4-5 परिवार,
जन मिलकर जनपद को बनाते थे, यानी 20, 40, 50 परिवार और कुल मिलकर जन मिलकर जनपद बनाते थे, और वो जनपद मिलकर महाजनपद बनाते थे, और वो महाजनपदों को उन महाजनपदों को हराकर मगध बना एक साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में हम कई शासकों को देख चुके हैं, और उन शासकों में सबसे जो बाद में शासक कर रहे हैं वो है मौर्य साम्राज्य, और मगध के बाद आएगा मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य ही बाद में ये वाला जो एरिया है, यानी भारत का उत्तरी पश्चिम जो क्षेत्र है वहां पर, क्योंकि सिकंदर और विदेशी आक्रमण हम देख चुके हैं, ईरानी आक्रमण जो हमने देखे, मकदूनियाई आक्रमण हमने देखे, उन आक्रमणों के कारण हुआ ये है कि वो क्षेत्र अस्थिरता का क्षेत्र है, और वहां पर कुछ विदेशी बस चुके हैं, क्योंकि सिकंदर तो चला गया और वो वहां पर अपने सेनापति को छोड़कर गया है, और जब वो अपने सेनापति को छोड़कर जा रहा है तो वहां पर एक अलग किस्म की भाषा बोली जाएगी। यानी वो जो विदेशी हैं वो कौन सी भाषाएं बोल रहे हैं, वो बोलेंगे अरामाइक लैंग्वेज, और जो भारतीय है वो बोलेंगे ब्राह्मी भाषा। तो ब्राह्मी भाषा और अरामाइक भाषा का मिश्रण खरोष्टी लैंग्वेज। क्या? अरामाइक और ब्राह्मी जो भारत में बोली जा रही है, और अरामाइक जो विदेशियों ने हमला किया वो जो भाषा बोलते थे वो अरामाइक थी। उसी के ऐसा मान लीजिए प्रभाव स्वरूप एक भाषा उभरी, एक लिपि उभरी जिसको बोलते हैं खरोष्टी। तो शहबाजगढ़ी और मानसहेरा जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ पर जो हमें लिपियां, जो हमें अभिलेख मिले हैं अशोक के, उनकी जो भाषा है वो है खरोष्टी। तक्षशिला में जो हमें मिलेगी लिपि, जो हमें लगमान, जो कि जलालाबाद अफगानिस्तान में, बेसिकली पूर्वी अफगानिस्तान में ये वाला एरिया है, ये भी हमें अरामाइक लिपि में ही मिलेगा। शरेकुना जो कि कंधार, ये भी अफगानिस्तान में ही पड़ता है, ये भी हमें अरामाइक प्लस यूनानी, जो मैं आपको बता रहा था ना, जापानीज भाषा, इंग्लिश भाषा, ये दो भाषाओं में, यानी एक जगह पे कहीं पे अरामाइक में लिखा होगा और एक जगह पे यूनानी में, यानी दोनों लोगों को वो संबोधित कर रहा है। अब इससे भी एक रेफरेंस निकलता है, वो ये कि अशोक ने इतना बड़ा साम्राज्य अपना स्थापित किया हुआ है, इतने बड़े एरिया पे उसका कंट्रोल है, तो वो अपने आप को इतना ज्यादा साबित करने के लिए सिर्फ अपनी ही भाषा यानी ब्राह्मी लिपि में ही क्यों अभिलेख नहीं लिखवा रहा है? ये प्रश्न आ सकता है कि अशोक जब इतना महान था, अशोक जब इतना ताकतवर और इतना ज्यादा एरिया पे उसका नियंत्रण स्थापित था, तो उसने ब्राह्मी लिपि को अपनी राजकीय भाषा क्यों नहीं बनाया? उसने नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं घोषित कर दिया? राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं घोषित कर दिया? वो तो राजा था। ऐसा क्यों है, हमें आगे देखने हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न भी हमें डील करने हैं। कुछ इतिहासकारों ने अपने मत दिए। उन्होंने बताया कि जो मगध साम्राज्य था वो बहुत विस्तृत साम्राज्य था, सेंट्रलाइज सिस्टम था, क्या था। बाद में उन्हीं इतिहासकारों ने अपने मतों को बदल दिया। तो ऐसा मान लीजिए कुछ फिक्स कुछ नहीं होता कि इतिहास में ये फिक्स है। कोई नई रिसर्च आएगी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पहले बताता रहा हूँ कि हिस्ट्री चेंज होती रहती है। जैसे कोई नया साक्ष्य मिलेगा, हिस्ट्री पूरी की पूरी बदल सकती है। तो खैर वो अलग बात है। तो तक्षशिला में, लगमान में और शरेकुना में हमें अरामाइक भाषा में मिलते हैं। भारत के ज्यादातर हिस्से, क्या बोल रहे हैं, भारत के ज्यादातर हिस्से में ब्राह्मी लिपि लिखी गई है। ब्राह्मी लिपि में हमें उसके अभिलेख जो हैं वो मिले हैं। अब अभिलेखों पे क्या लिखवाता था, उसकी जो विषय वस्तु थी वो भी हम देखेंगे। फिलहाल हमने ये देखा कि शहबाजगढ़ी, मानसहेरा, तक्षशिला, लंगमान, शरेकोना, भारत के ज्यादातर हिस्सों में ब्राह्मी। तो कौन कौन सी भाषा मिल रही है? पहली हमें खरोष्टी लिपि मिल रही है, दूसरी हमें अरामाइक लिपि मिल रही है, और तीसरी हमें यूनानी, और चौथी हमें मिल रही है ब्राह्मी लिपि। एक खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी, ब्राह्मी। तो अशोक के अभिलेख हमें कितने लिपियों में मिले हैं? 4 लिपियों में, खरोष्टी, अरामाइक, यूनानी, ब्राह्मी। प्री का सवाल है, नोट कर सकते हैं इसको आप। और भारत के ज्यादातर हिस्सों से हमें ब्राह्मी लिपि में लिखे अभिलेख मिले हैं। और जो खरोष्टी है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। और
जो मेसन है, कनिंघम है और प्रिंसेप है, जेम्स प्रिंसेप, इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है इस अभिलेखों को पढ़ने में। और ऐसा मान लीजिए कि खरोष्टी जो लिपि है, इनको पढ़ने में, इनको समझने में इनका योगदान रहा है और भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया से मिली है। यानी आप जाने ना, पंजाब के उस तरफ वाला एरिया, वो सिंध वाला रीजन, वो अफगानिस्तान वाला रीजन, वो पाकिस्तान वाला जो रीजन है, वहां से हमें खरोष्टी लिपि के साक्ष्य मिलेंगे, क्योंकि अरामाइक और भारत में बोली जाने वाली ब्राह्मी लिपि के प्रभाव स्वरूप ये नई जो भाषा है खरोष्टी, ये हमें वहां पे देखने को मिलती है। अब अशोक के पूर्व ब्राह्मी लिपि के हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अशोक से पहले तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मी लिपि अशोक ने शुरू करी या अशोक के समय में बोली जा रही है। हम पहले देख चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल में, पोस्ट वैदिक पीरियड में हमने देखा आखिरी समयों में लिपियों का निर्माण, लिपि लोग लिखने लगे थे। और क्योंकि हमें साक्ष्य मिलते हैं, तो प्री मॉडर्न पीरियड में, प्राक मौर्य युग में, वही एरिया जो वैदिकोत्तर काल है, उसमें हमें पिपरवा, सोहगोरा, महस्थान, अनुराधापुर जो कि श्रीलंका में है, यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई कई चीजें हमें मिल जाती हैं। अशोक का जो नाम है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि कहीं कहीं पे देवा नाम प्रिय मिलता है, कहीं पे देवस्य नाम प्रिय मिलता है, कहीं पे देव नाम प्रिय मिलता है। तो हम ये जान लेते हैं। देखिए, जो महत्वपूर्ण हो जाएगा ना, वो हो जाएगा जहां पर कोई स्पेसिफिक एक ऐसी बात हमें मिलेगी पढ़ने के लिए या देखने के लिए, एक ऐसी बात मिलेगी जो और कहीं पे हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो देवनाम प्रिय का मतलब होता है देवताओं का प्रिय। और अशोक जो नाम मिला है वो हमें गुजरा, एमपी, मस्की, नेट्टूर, उदयगोलम या उदयगोलम इसको बोलते हैं, कर्नाटक, जो कर्नाटक में है, मस्की, नेट्टूर, उदयगोलम, यहाँ से हमें देखने को मिले हैं। और अशोक वर्धन नाम हमें विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। और बुद्ध साक्य हमें मस्की में देखने को मिलता है। मगध धिराज हमें भाब्रू में देखने को मिलता है। मगध धिराज का मतलब हो गया मगध के राजा। मगध का धी मतलब का होता है राज, मगध धीराज, राजा अधिराज, तो राजाओं का राजा। तो वैसे ही मगध धीराज, तो मगध का राजा कौन? भाब्रू, अशोक, ये हमें भाब्रू में देखने को मिलता है। अब जो बुद्ध साक्य है, यानी आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध के लिए भी साक्य मुनि का यूज होता था। अशोक ने भी अपने कई अभिलेखों में अपने आप को बुद्ध साक्य अपने आप को बताया है। अभिलेखों के प्रकार, अभिलेखों के जो प्रकार हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं अभिलेखों से प्री के प्रश्न निकलेंगे कि किस अभिलेख में या किस लघु अभिलेख में, किस वृहद शिला लेख में, किस वृहद स्तंभ लेख में, किस लघु स्तंभ लेख में, किस लघु शिलालेख में, किस वृहद शिलालेख में, या किस गुहा लेख में, यानी रॉक कट केव में हमें क्या मिलता है। तो इसको ऐसे जानते रहिए कि अभिलेख के प्रकार बेसिकली 3 है। अभिलेख के प्रकार 3 है। पहला शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। तो गुहा लेख का मतलब होता है रॉक कट केव, यानी रॉक को मतलब एक बड़ा सा पत्थर है, एक बहुत बड़ा पत्थर है पहाड़ में, उसको काट दिया, उसकी खुदाई करी, उसके बाहरी हिस्से को निकाल दिया, खोद कर, तोड़ कर, और उसके अंदर कुछ लिखा रहे हैं, पूरे उसके अंदर कुछ लिखा रहे हैं। और बाद में ये उसको दान कर देते थे। किनको दान कर देते थे? हमने पहले पढ़ा था उन धर्मों के बारे में जो कि वैदिकोत्तर काल में कुछ संप्रदाय उभरे, बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, आजीविक धर्म जो हमने देखे थे। और ये लोग आजीविकों को दान कर देते थे। कौन? ये शासक उन गुफाओं को बनाकर उन आजीविकों को दान कर देते थे। तो जब ये गुफाओं को दान कर देते थे, उसका क्या मतलब है, उसके मायने हम देखेंगे। तो शिलालेख, अब ये शिलालेख भी 2 तरीके के हैं, लघु शिलालेख और दीर्घ शिलालेख, यानी माइनर रॉक एडिक्ट्स और मेजर रॉक एडिक्ट्स। बड़े शिलालेख, छोटे शिलालेख। पिलर एडिक्ट्स भी हमें 2 ही तरीके के देखने को मिलते हैं, वृहद यानी मेजर पिलर एडिक्ट्स और लघु फिर से माइनर पिलर एडिक्ट्स। वृहद जो हमें पिलर एडिक्ट्स मिले हैं वो 6 हैं।
कितने हैं? 6, 6। और जो दीर्घ लघु दीर्घ मेजर हमें रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, यानी पत्थरों पे कुछ। शिला मतलब आप समझ गए कि एक लंबा सा गोल सा पिलर होगा उस पर, यानी स्तंभ, आप समझ ही रहे, स्तंभ लेख। और रॉक यानी शिलालेख, एक पत्थर पे कुछ लिखवा दिया। तो अब वो पत्थर कैसा भी हो सकता है। अगर आप कभी ये जो दिल्ली में रिज एरिया है, रिज रोड जो जिसको कहते हैं, रिज एरिया जो है, जो कि पूरा नॉर्थ कैंपस तक है और यहाँ पे चाणक्यपुरी तक, अगर इस एरिया में अगर कभी आप घूमें तो आपको बहुत सारे पत्थर देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे पत्थर। या फिर आप महरौली के एरिया में अगर कभी जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे पत्थर। मान लीजिए मेरे को कोई पत्थर दिखा और मैंने उसको साफ किया और उस पर छेनी हथौड़े से कुछ कुछ लिखना शुरू कर दिया, उसी को बोलते हैं रॉक एडिक्ट्स। पिलर क्या होता है? मैं एक पत्थर मेरे सामने है, मैंने उसको तराशा और उसको अच्छे से एक गोल आकार दे दिया या उसको एक पिलर का रूप दे दिया, उस पर मैंने कुछ ऊपर आकृतियां बना दी और मैंने उसको पिलर का रूप देने के बाद मैं उस पर कुछ लिखवा रहा हूं। या फिर मैंने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसको 3-4 हिस्सों में बांटकर उसको मैंने पॉलिश करवा दिया, सब कुछ करवा दिया और उसको जोड़ जोड़ कर एक पिलर बना दिया। तो पिलर के कई रूप होते हैं। वो हम लोग जब कला वाला क्षेत्र पढ़ेंगे, कला संस्कृति ये वाला जो एरिया पढ़ेंगे जब हम लोग, तो हम वहां पर इन चीजों को देखेंगे। पिलर एडिक्ट्स मेजर और माइनर। रॉक कट केव्स भी होते थे, यानी रॉक को कटवाकर एक केव बना दी और उस केव में लिखते थे। ये आप जान लीजिए कि इसमें अशोक और दशरथ जो थे, इन्होंने, अशोक ने 4 और दशरथ ने 3 जो गुफाएं थी वो दान में दी थी। जो कि किसको दी थी? अशोक ने जो दान में दी वो बाराबर की पहाड़ी, और जो दशरथ ने दान में दी वो नागार्जुनी पहाड़ी। कितनी है? ये 3। और अशोक ने जो दी थी वो 4। प्रश्न फिर से, ये प्री का प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अशोक ने बाराबर की पहाड़ियां जो कि 4 जिनकी संख्या है, दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी जिसमें गुफाओं की संख्या 3 है। अब इसमें 4 जो है वो ऋषियों के नाम पे हैं। लोमस ऋषि, सुदामा ऋषि, विश्वकर्मा, करण चौपाल। हालांकि ये नाम आपको इतना महत्वपूर्ण है कि नाम याद रखें, ये मैंने लिख दिया है, फिर भी इनके चक्कर में ना पड़े कि हमें ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स याद हो, हमें ज्यादा से ज्यादा नाम याद हो। आपको सिर्फ ये याद रखना कि अशोक ने 4 और दशरथ ने 3 गुफाएं दान में दी थी। किसको? आजीविकों को। ये प्रश्न आ सकता है कि किस मौर्य शासक ने 4 गुफाएं दान में दी और किस मौर्य शासक ने 3 गुफाएं दान में दी, या किस मौर्य शासक ने आजीविकों को गुफाएं दान में दी, या किन मौर्य शासकों ने आजीविकों को गुफाएं दान में दी। तो किन शासकों ने दी? अशोक और दशरथ ने। और 4 किसने दी? अशोक ने। 3 किसने दी? दशरथ ने। और जो दशरथ ने दी थी, इनका नाम वदिति का कुंभा, और इस तरीके से इनके नाम हैं। अब हमने जो ये देखे, ये जो 8 शिलालेख और 6 बृहद स्तंभ लेख, हमें अब ये देखने हैं। तो जो 8 शिलालेख हैं ये हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं हम ये देखेंगे। उसके बाद हमें ये देखना है कि यहाँ से जो मिले शिलालेख हैं, यानी बृहद शिलालेख, बड़े शिलालेख जो है, उन लेखों पर क्या लिखा है और अशोक के शिलालेखों में वर्णित विषय वस्तु इन्हीं में से निकालेंगे हम। यानी आपने सुना होगा कि अशोक के धम्म थे। धम्म की नीति हमने अभी डिस्कस किया। अब ये अशोक की धम्म नीति वास्तविकता में है क्या, ये उसके अभिलेखों से पता लगता है। क्योंकि उसने धम्म महामात्यों की नियुक्ति कराई थी, अमात्यों की नियुक्ति कराई थी, वो कई अधिकारियों को भेजता था। उन अधिकारियों के जिक्र हमें इधर मिलेंगे। तो आप जो हमें बृहद शिलालेख मिले हैं वो शहबाजगढ़ी, मानसेहेरा हमने पहले भी देखा। उसके बाद कालसी देहरादून, गिरनार जूनागढ़, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश कुरनूल में है, सोपारा महाराष्ट्र, धौली उड़ीसा, जोगढ़ उड़ीसा। तो शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में है, मानसेहेरा पाकिस्तान में, कालसी देहरादून, गिरनार जूनागढ़, एरगुड़ आंध्र प्रदेश, सोपारा महाराष्ट्र, धौली उड़ीसा, जौगढ़ में है, जौगढ़ वाला भी उड़ीसा में।
तो धौली और जौगढ़ दोनों उड़ीसा में है, शहबाजगढ़ी मानसहेरा दोनों पाकिस्तान में है, कालसी गिरनार एरगुड़ और सुपारा ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जूनागढ़ और देहरादून में है। तो ये आपको याद करना है। और एक मैप में भी हम लोग जब मैप की क्लासेस लेंगे तो हम उस पर भी इसको डिस्कस करेंगे। मैप में भी आप अगर इसको अच्छे से लिख लेंगे इनको एग्जैक्ट लोकेशन बनाकर, तो मैप वाले सेक्शन में भी हमारी ये हेल्प करेगा। अब इन जो शिलालेख, ये जो शिलालेख हमें मिले हैं, इन शिलालेखों पर 14 लेख हैं। क्या है? 14 लेख, यानी ये 8 शिलालेख हैं। 8 शिलालेखों पर हमें 14 लेख मिलते हैं, किसी पर 2, किसी पे 3, किसी पे 1, इस तरीके से 8 शिलालेख, 14 लेख, लिखी हुई बातें 14 है। अब वो 14 लिखी हुई बातें क्या है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई है, और पशु बलि की निंदा एक और जगह करी गई है, उपनिषदों में। क्योंकि उपनिषदी जो चिंतन था वहां पर पशु बलि निषेध बताया गया है, पशुओं की बलि। क्योंकि वैदिकोत्तर काल में, अंतिम कालों में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा कृषि और ऐसी चीजों में जहां पर पशु का यूज होगा। कृषि बहुत ऐसे बढ़ेगी, अधिशेष कृषि की ओर बढ़ना शुरू हुए लोग, तो वहां पर भी उन्होंने पशु निषेध की बात कही। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि क्या अशोक की धम्म नीति उपनिषदीय विचारधारा, उपनिषदीय चिंतन से मिली जुली थी। और 3 चीजों को मिलाकर देखते हैं। उपनिषदीय चिंतन, क्या उपनिषदीय चिंतन से प्रभावित था बौद्ध धर्म, क्या बौद्ध धर्म से प्रभावित था अशोक की धम्म नीति। तो ये तीनों को इंटरलिंक करके देखा जाता है, प्रश्न भी आ सकता है, हम उसको डील करेंगे। तो पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा बताता है, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, यानी प्रजा किसकी तरह है? संतान। अब ये कौन कह रहा है? ये शासक कह रहा है। और जब अशोक ऐसी बात बोल रहा है ना, तो आपको ये जानते रहना है कि अशोक जब इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि प्रजा किसकी तरह है? मेरी संतान की तरह, तो वो अपनी संतान का ध्यान रखने के लिए, अपनी संतान को ये दिखाने के लिए कि हाँ आप वास्तविकता में मेरी संतान हो, कुछ ऐसे कदम, कुछ ऐसी चीजें करेगा जो लोगों को लगेगा कि हाँ वास्तविकता में ये हमें, हमारा पिता है, अशोक हमारा पिता है। तो अशोक कुछ ऐसी चीजें करेगा। वो क्या चीजें करेगा वो हम देखेंगे। तो दूसरा शिलालेख पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य। अब देखिए 3 चीजें, पशु चिकित्सा यानी कोई जानवर घायल हो गया, कोई जानवर मरने की स्थिति में है, किसी को किसी जंगली जानवर ने मार दिया, किसी शिकारी ने उसको मार दिया, तो उसकी चिकित्सा के लिए वो चिकित्सालय बनवाएगा। मानव चिकित्सा यानी मानवों, इंसानों के लिए वो चिकित्सालय बनवाएगा। और लोक कल्याणकारी कार्य, लोक कल्याणकारी कार्य क्या होंगे? पेड़ लगवाएगा, छायादार वृक्ष लगवाएगा, फलदार वृक्ष लगवाएगा, नहरें, झील और ऐसी सराय बनवाएंगे, ऐसी चीजें, या कुएं खुदवाएंगे। ऐसी चीजें अगर कोई शासक कर रहा है ना, तो आप समझते रहिए, जानते रहिए कि वो शासक वास्तविकता में महान है। क्योंकि अगर कोई कल्याणकारी, लड़ाई, युद्ध और दूसरे राज्यों को हड़पना, दूसरे राज्यों पर कब्जा करना, ये तो सारे ही शासक कर रहे हैं ना, ये कर रहे थे। तो अशोक ने जो किया वो दूसरे शिलालेख में हमें वर्णन मिलता है, पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य। चोल, पांड्य, सतीपुत्र या सात्यपुत्र और केरल पुत्र यानी चेर की चर्चा हमें मिलती है। और ये कौन है? ये दक्षिण में, यानी अशोक के राज्य के बाहर के क्षेत्र है। अशोक के राज्य के बाहर के क्षेत्र, उसकी भी ये चर्चा इसमें कर रहा है। और ये चर्चा कर रहा है, इसका कुछ मतलब होगा, वो हम समझेंगे आगे। क्योंकि जो सुदूर दक्षिण का एरिया था, सुदूर दक्षिण वाला जो एरिया था, भारत का सुदूर दक्षिणी एरिया, वो मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं था। और क्योंकि वो शामिल नहीं था, लेकिन ये चाहते थे उसको शामिल करना। और आप जानते होंगे कि एक मौर्य शासक अपने अंतिम समय में भारत के दक्षिणी एरिया में चला गया था। आप अभी जाके सर्च करिए, हम अगली क्लासेस में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरे शिलालेख में हमें कई ऐसे साम्राज्यों के बारे में पता लगता है जो अशोक के क्षेत्र यानी मौर्य साम्राज्य के बाहर के क्षेत्र थे। तीसरा शिलालेख जो है उसमें हमें राज्य के अधिकारी, युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक जैसे जो अधिकारी हैं इनके बारे में पता चलता है। ये युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक कौन थे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे।
इनको हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश, जैसे आज हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं ना, ऐसे ही अशोक ने साफ निर्देश दे रखे थे युक्त रज्जुक प्रादेशिक को और अमात्य जैसे जो अधिकारी थे उनको, कि आप हर 5 साल में राज्य का दौरा करेंगे और एक दौरा करने के बाद एक पूरी रिपोर्ट तैयार करके मुझे देंगे, क्योंकि आप एट द एंड मेरे ऐसे मान लीजिए कि मुझे रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट में या फिर राज्य में, तो मुझे कैसे पता लगेगा, मैं तो हर जगह जा नहीं सकता। हालांकि ये भी कई जगहों पे यात्राएं करेगा, धर्म यात्राएं करेगा, लेकिन इसने अपने अधिकारियों को युक्त रज्जुक प्रादेशिकों को इन्होंने बोला कि आप हर 5वें वर्ष में दौरा करिए, स्टेट में निकलिए, देखिए कि लोगों को किस चीज की कमी है, क्योंकि लोग वास्तविकता में प्रजा नहीं है, वो मेरी संतान है। तो चौथे में हमें धर्माचरण के भेरीभेद द्वारा धर्म का उद्घोष। अब ये क्या है, एक टर्म आई है भेरीनाथ द्वारा धर्म का उद्घोष। तो आप ऐसे समझिए कि हम अभी पढ़ेंगे धर्म घोष, भेरी घोष, ये क्या था। फिलहाल आप सिर्फ इतना समझिए कि चौथा शिलालेख हमें धर्माचरण के भेरीनाथ द्वारा धर्म का उद्घोष, और ये भेरी घोष जो है वो बाद में धम्म घोष बन जाएगा, वो क्या है वो हम समझेंगे। आप इतना समझिए फिलहाल। 5वां जो शिलालेख है इसमें धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है हमें। किसके? धम्म महामात्रों की नियुक्ति हो रही है। धम्म महामात्र जो होते थे वो लोग होते थे जो धम्म का प्रचार करते थे, धम्म नीतियों का प्रचार करते थे। जानवरों को नहीं मारना, बौद्ध भिक्षुओं के साथ अच्छा व्यवहार करना, उनको दान दक्षिणा देनी है, कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाना, इस तरीके की जो बातें थी वो धम्म महामात्र जो होते थे उसका प्रचार करते थे। और इनकी नियुक्ति के विषय में हमें 5वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी हमें 5वें शिलालेख में ही मिल रहा है। मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। अब हम पढ़ चुके हैं कि वैदिकोत्तर काल में कैसी वर्ण व्यवस्था थी जो कि जाति व्यवस्था में तब्दील हो गई थी। अब क्योंकि अशोक धर्म नीति को अपना रहा है, धर्म नीति का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो वो इक्वलिटी में मानेगा कि सब एक होते हैं, चाहे वो बौद्ध भिक्षु हो, चाहे वो महलों में रहने वाला राजकुमार हो। तो ये मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें यहाँ पे मिलता है 5वें शिलालेख में। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण कैसे करना है? देखिए एक चीज है, जब इंसान के अंदर आत्मनियंत्रण होगा ना, तभी वो दास को दास नहीं समझेगा और राजा को राजा नहीं समझेगा। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आत्मनियंत्रण नहीं है तो वो या तो किसी को बहुत ज्यादा दबाएगा और या अपने आप को बहुत ज्यादा कुछ समझेगा। अगर उसके पास थोड़ा भी पैसा सामने वाले से ज्यादा है तो क्योंकि आत्मनियंत्रण नहीं है, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तो वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझेगा। अरे तुम कौन हो, अरे तुम क्या हो। इसीलिए अशोक ने अपने शिलालेखों में लिखवा दिया कि आत्मनियंत्रण आपको करना है, और अगर नहीं करोगे तो उसके लिए सजा भी थी। यानी आप बौद्ध भिक्षुओं के साथ भी अच्छे से व्यवहार करो, आत्मनियंत्रण करो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से सबसे व्यवहार करो, प्यार मृदु भाव से के साथ सबके साथ रहो, मैत्री भाव के साथ सबके साथ रहो, मित्रता के बंधुत्व के भाव से आप सबके साथ रहो। कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सब समान, मेरे राज्य में सब समान। तो अशोक इस नीति को छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा अपने लोगों को, अपनी प्रजा को देता है। आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकती है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले जो राजा हो रहे हैं या इससे पहले वो क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे राज्यों पे अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अशोक क्या बोल रहा है कि मेरी जनता मुझसे किसी भी समय मिल सकती है। अगर मेरी जनता को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो वो किसी भी समय मुझसे मिल सकती है। 7वां जो शिलालेख है, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात यहाँ पर कही गई है। अब पता है ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स है, संप्रदाय, सहिष्णुता। अब संप्रदाय जो है ना, इसको वास्तविकता में हम धर्म से जोड़कर देखते हैं कई बार। तो जो धर्म होता है ना, अगर हम वैदिक साहित्यों के हिसाब से देखें या प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोतों के अनुसार अगर हम धर्म को देखें, तो वास्तविकता में धर्म वो नहीं है जो हम समझते हैं।
जिसे हम समझ रहे हैं वो धर्म नहीं है, वो रिलीजन है। इसको हम समझ लेते हैं, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि धर्म और संप्रदाय अलग है। धर्म क्या है? अ, भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो धर्म है, आपको अच्छा काम करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने बुजुर्गों का आदर करें, आप अपने बुजुर्गों के पैर छुएं, आपका ये कर्तव्य है कि आपके माता पिता जब बूढ़े हो जाए तो उनको आप तुच्छ ना समझें, आपका ये कर्तव्य है कि आप अपने माता पिता का आदर करें, उनकी बातों का पालन करें, और जब आप पिता बन जाएं या आप माता बन जाए तो आप अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करें, उनको अच्छी शिक्षा दें, उनको बताएं कि आपको भी बड़ों का आदर करना है, आपको जानवरों के प्रति एक प्रेम भाव रखना है, आपको छोटों के प्रति प्रेम भाव रखना है, आपको जो लोग गरीब हैं, ये धर्म होता है। धर्म धर्म इज इक्वल टू ड्यूटीज, काम, कर्म। संप्रदाय जो होता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, जैन और तमाम धर्म जो होते हैं, धर्म जो होते हैं तमाम, जिनको हम धर्म समझते हैं, ये है संप्रदाय। यानी एक ऐसा ग्रुप जो एक खास रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहा है। उनका एक तरीका है कि वो मंदिर में जाते हैं, उनका एक तरीका है कि वो चर्च में जाते हैं, उनका वो तरीका है वो मस्जिद में जाते हैं, वो गुरुद्वारे में जाते हैं, वो मठों में जाते हैं, उनका एक तरीका है। इनको बोलते हैं संप्रदाय। तो सभी संप्रदाय जो है, यहाँ पे संप्रदाय ये है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भी हैं ये संप्रदाय होते हैं। धर्म, और हर संप्रदाय का अपना धर्म होता है, यानी हर संप्रदाय में अच्छी बातें सिखाई जाती। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा धर्म होगा जो बोलता होगा चोरी करो, पाप करो, खून करो, हत्या करो और बढ़िया हमारा संप्रदाय चलेगा। नहीं, हर संप्रदाय में कुछ नैतिक बातें, कुछ ऐसी बातें जो इंसानियत को ऊपर रखती हैं, जो इंसानियत को बढ़ चढ़कर बताती हैं, हर संप्रदाय में ये बातें हैं, और यही धर्म होता है। संप्रदाय, धर्म, यानी आप संप्रदाय को ऊपर रख सकते हैं, धर्म को ऊपर रख सकते हैं, वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे सोच रहे हैं। लेकिन जो कर्म है वो बहुत बड़ा हो जाता है, जो धर्म है वो बहुत बड़ा हो जाता है, वो ड्यूटीज है, वो हर इंसान के अंदर। आप किसी संप्रदाय को फॉलो नहीं कर रहे लेकिन आप बहुत धार्मिक हो सकते हैं। आप किसी संप्रदाय को फॉलो नहीं कर रहे लेकिन आप बहुत धार्मिक हो सकते हैं। और हो सकता है कि आप किसी संप्रदाय को फॉलो कर रहे हैं लेकिन आप बहुत अधर्मी हो सकते हैं, यानी आप अपनी ड्यूटीज को ही नहीं कर रहे। आप रोज पूजा पाठ अपने उन रिलीजियस प्रैक्टिस को कर रहे हैं लेकिन आप बहुत ज्यादा एक क्रूर बॉस हैं, आप अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं, आपकी टीम में जो काम करते हैं, आप उनके साथ प्रेम से बात नहीं करते, आप उनसे उनसे बदतमीजी करते हैं, लेकिन आप रोज पूजा पद्धति को अपने अपना कर अपने घर से निकलते हैं। तो हो सकता है ऐसा। तो कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो सांप्रदायिक हैं, यानी अपने संप्रदाय में बहुत विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं अपने रिलीजन में, और वो धार्मिक जो उनका आचरण है, यानी प्रेम भाव, एक दूसरे के साथ मित्रता के साथ रहना, इन सब चीजों को फॉलो नहीं कर रहे। आठवें शिलालोक लेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है, सॉरी, धम्म यात्राओं का उल्लेख है। अब इस धर्म यात्रा या धर्म यात्रा एक ही बात है। तो सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। तो सम्राट धर्म यात्राएं कर रहा है, धर्म यात्रा है, वो निकल रहा है, लोगों को दिखा रहा है कि देखो मैं भी एक भिक्षु की तरह निकल रहा हूं, मैं भी यात्राएं कर रहा हूं। बौद्ध गया के भ्रमण का उल्लेख हमें मिलता है आठवें शिलालेख में। जो नवा शिलालेख है उसमें हमें धम्म समारोह की चर्चा मिलती है, सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है। 10वां शिलालेख, इसमें हमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा यानी मेरे पुत्र या मेरी पुत्री के हितों में सोचें। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है। चाहत रहते ही सबको ख्याति हो जाए, गौरवशील मैं आप हो जाऊं, इसकी निंदा की गई है कि लालच मत करना कि मेरा फेम हो जाए, मेरा नेम हो जाए। तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है, जो धम्म की नीतियां हैं उसकी श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या करी गई है। 12वें शिलालेख में सर्व धर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा यहाँ पर हो रही है, यानी स्त्रियां भी धर्म का प्रचार करती थी। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, पड़ोसी राज्यों का वर्णन है, अपराध करने वाले आठविक जनजातियां जो कि जंगली जनजातियां, एक तरीके से आदिवासी जो जनजातियां जो कि सुदूर दक्षिणी या ऐसा मान लीजिए उन क्षेत्रों में जो कि मौर्य साम्राज्य में शामिल नहीं है, उनको अशोक
चेतावनी देता है कि अगर आप कोई भी फूट डालेंगे या किसी भी तरीके की अपराध करेंगे तो आपका तराई से दमन किया जाएगा। 14वां शिलालेख है, उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। और ये धार्मिक जीवन जब यहाँ पर लिखा जा रहा है तो ये धार्मिक जीवन धम्म नीति से प्रेरित है। यहाँ पे धार्मिक जीवन वो वाला धार्मिक जीवन नहीं है कि आप पूजा करो, पाठ करो, पद्धति करो और इन सब चीजों को अपनाओ, नहीं। यहाँ पे धार्मिक जीवन व्यतीत करना, धम्म की नीतियों को पालन करना। एक चीज और यहाँ पर समझते रहिए कि जो धम्म की नीतियां हैं ये सबके लिए खुला था, ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई धर्म नहीं। जैसे अकबर का दीन इलाही था, सबके लिए ओपन था, वैसे ही इसका जो दरवाजा था, डोर ओपन टू ऑल। यानी धम्म नीति जो है इसे कोई भी मान सकता है, वो किसी भी धर्म को वो किसी भी संप्रदाय को मान सकता है, वो किसी भी संप्रदाय से बिलोंग कर सकता है, लेकिन वो धम्म की नीतियों को भी अपना सकता है। तो ये हमें समझना है कि धर्म और धर्म, संप्रदाय, ये सब चीजें क्या है, इनमें हम डिफरेंस करते रहेंगे। लघु शिलालेख जो है वो हमें रूपनाथ, गुजरा, पनगुदरिया, अरोरा हमें यहाँ से मिले हैं, भाबरू या विराट से मिले हैं, और कर्नाटका से हमें बहुत सारे मिले हैं, जैसे मस्की, नैंतूर, उदयगोलम, ब्रह्मगिरी, सिद्धिपुर एवं जटिंग रामेश्वर और गोवी मठ। तो इसको आप एक ये समझते रहिए कि जो लघु शिलालेख हैं वो हमें रूपनाथ जबलपुर, गुजरा दतिया, पनगुदरिया सीहोर, अरोरा मिर्जापुर, भाबरू या विराट जयपुर राजस्थान, और ये हमें अरोरा हमें यूपी से मिला है, और कर्नाटक में हमें मस्की, नैंतूर, उदयगोलम, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर एवं जटिंग रामेश्वर और गोवी मठ। तो 6 हमें कर्नाटक से, एमपी, यूपी, राजस्थान, एमपी से 3, यूपी से 1, राजस्थान से 1 और कर्नाटक से 6 हमें लघु शिलालेख मिले हैं। अभी जो हमने ये ऊपर पढ़े हैं ना, ये वृहद शिलालेख थे। क्या थे? वृहद शिलालेख। अंतर करते रहिएगा। वृहद शिलालेख कितने हैं? 8। और ये जो लघु शिलालेख है ये कितने हैं? 3, 4, 5 और 5 और 6 11। तो 11 हमें ये मिल रहे हैं लघु शिलालेख, जो कि एमपी, यूपी, राजस्थान और कर्नाटक में हमें देखने को मिल रहे हैं। 8 जो वृहद शिलालेख मिले हैं हमें, उस पर 14 लेख लिखे हैं, वो हमने लेख देख लिए। अब हमें वृहद स्तंभ लेख देखने हैं। अब वृहद स्तंभ लेख वही है जो उन विदेशियों जो अंग्रेजों ने पढ़े। तो इसका नाम दिल्ली मेरठ है। क्यों है दिल्ली मेरठ? इसका नाम दिल्ली टोपरा है। क्यों है दिल्ली टोपरा? ये पढ़ते हैं। तो जो दिल्ली मेरठ वाला है ये सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले खोजा गया टी फैंथलर ने 1700। ये मैं आपको एक बार दोबारा से दिखाता हूं। ये सबसे पहले खोजा गया दिल्ली मेरठ, सबसे पहले खोजा गया था दिल्ली मेरठ, जो कि टी फैंथलर ने 1750 में, और जेम्स प्रिंसेप ने दिल्ली टोपरा 1837 में खोजा। 37 में जब ये खोजा तो ये वाला ब्राह्मी लिपि में, हालांकि ये भी ब्राह्मी लिपि में है, तो टी फैंथलर ने दिल्ली मेरठ खोजा। अब सबसे पहले खोजा गया है दिल्ली मेरठ, और सबसे पहले पढ़ा दिल्ली टोपरा। अब जो फिरोज शाह तुगलक जो था वो इनको लेकर आ गया, मेरठ से दिल्ली ले आया, टोपरा से दिल्ली ले आया। देखिए फिरोज शाह तुगलक भी इसका जानकार तो था ही कि ये कोई खास चीज है, इसीलिए वो लेकर आ गया। और जब ये दिल्ली लाया तो इसलिए नहीं लाया कि पत्थर कोई क्यों ही उठाएगा, अरे पत्थर दिख रहा है लेके चलो घर पे, बहुत सुंदर लग रहा है, नहीं। उसने देखा कि कुछ इस पे खुदा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ उकेरा गया है, कुछ तो महत्व होगा, वो लेके आ गया। पढ़ नहीं पाया, पढ़ा किन्होंने? इन्होंने। तो सबसे पहले खोजा गया दिल्ली मेरठ टी फैंथलर द्वारा, और दिल्ली टोपरा सबसे पहले पढ़ा गया। और चंपारण जिले से हमें 3 मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? वृहद स्तंभलेख हमें चंपारण से 3 मिल रहे हैं। पहला लौरिया अर्राज से, लौरिया नंदनगढ़ से और रामपुरवा से हमें 3 मिल रहे हैं चंपारण से। तो आप इसको ना स्क्रीनशॉट या कुछ ले लीजिए, और ये भी आपको याद करना है कि वृहद स्तंभलेख क्या है,
8 शिलालेख हमें मिले हैं बृहद, 11 हमें लघु शिलालेख मिले हैं। तो 5 ये मिले हैं हमें, 2 दिल्ली मेरठ, मतलब एक दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, 2 दिल्ली से, 3 चंपारण से और एक प्रयागराज से। एक और है सन्नाती, ये हाल फिलहाल में ही मिला है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, अभी इस पे हिस्ट्री राइटिंग चलेगी, जब इतिहासकार और उसको समझेंगे तो वो फिर चीज़ें बदलती हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये 6 हमें बृहद स्तंभलेख, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, लौरिया अर्राज, लौरिया नंदनगन, रामपुरवा चंपारण, प्रयाग स्तंभ। तो 3 हमें चंपारण से मिल रहे हैं, 2 दिल्ली से यानी दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा और एक प्रयाग स्तंभ, और इन पर 7 लेख लिखे हुए हैं। लघु स्तंभ लेख जो है, और इन पे भी हमें लिखने, जो इस पर लिखी हुई चीजें हैं वो हमें देखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ना, सांची, सारनाथ, कौशाम्बी से मिले जो स्तंभ लेख हैं, इनको शिज्म एडिक्ट बोलते हैं। शिज्म एडिक्ट, फूट डालने वालों को दंड की बात इसमें करी गई है। इसी पूरे, ये जो पूरी बात है ना, फूट डालने वालों को दंड की बात, इसको बोलते हैं शिज्म एडिक्ट। शिज्म मतलब दरार डालना या फूट डालना। तो जो भी फूट डालेगा धर्म नीतियों को, जो विरोधाभास तरीके से देखेगा या धार्मिक सहिष्णुता या प्रेम मैत्री भाव को बिगाड़ने की जो कोशिश करेगा, उनको दंड की बात इन स्तंभ लेखों में करी गई है, इसीलिए इनको बोलते हैं शिज्म एडिक्ट। सांची, सारनाथ, कौशाम्बी, रुमिनदेई या लुम्बिनी, निगाली सागर, निगलीबा। अब जो आप ये है रुमिनदेई और निगाली सागर, ये नेपाल की तराई में है। इन पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे सांची वाला जो है ये एमपी के रायसेन जिले में है। सारनाथ वाराणसी यूपी के निकट, कौशाम्बी प्रयागराज के निकट है। अब इसमें क्या है, इसमें अशोक की रानी कारुवाकी तथा उसके पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है, इसीलिए कभी कभी इसे रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रानी का अभिलेख। तो अगर ये प्रश्न प्री में आ जाए कि रानी का अभिलेख कौन सा है, या मौर्य शासन में पाया जाने वाला रानी का अभिलेख क्या है, कौन सा है, तो कौशाम्बी से जो मिला है वो रानी का अभिलेख है। क्यों है, क्योंकि इसमें कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर यानी अशोक की जो रानी थी कारुवाकी, और कहीं नहीं मिल रहा जिक्र, कौशाम्बी, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। अब ये जो लघु शिला लेख हैं, इन पर, सॉरी, लघु स्तंभ लेख जो है, इन पर लिखित कुछ बातें, जैसे हमने शिला लेखों पर जो बातें देखी, तो लुम्बिनी और रुमनदेई से जो मिला है, ये नेपाल की तराई में स्थित है। इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष, कौन से वर्ष, 20वें वर्ष यहां आया और धार्मिक कर्म बलि को माफ कर दिया तथा भूमि कर भी घटा दिया। यही कारण है कि इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। अब इसको ऐसे समझना है कि अशोक आया, कब आया है, 20वें वर्ष में, जब उसका राज्याभिषेक हो गया उसके 20वें वर्ष में वो यहां आया और धार्मिक कर्म बलि को माफ कर दिया और भूमि पर जो लगा हुआ कर था उसको घटा दिया। इसीलिए बोलते हैं कि ये आर्थिक पक्ष में लिया गया अशोक का एक महत्वपूर्ण फैसला था। इसीलिए इसे, यानी लुम्बिनी वाले को, रुमनदेई जो अभिलेख है, इसको हम लोग आर्थिक अभिलेख भी बोलते हैं। निगाली सागर या निगलीबा वाला जो अभिलेख है, ये भी नेपाल की तराई में स्थित है। इससे पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष भी यहाँ आया था और कनक मुनि बुद्ध को बोलते हैं, कि स्तूप का संवर्धन करवाया। यानी यहाँ पे हमें 3 तरीके के अभिलेख, 3-4 तरीके के अभिलेख हमें मिल रहे हैं। पहला रानी का अभिलेख, दूसरा आर्थिक अभिलेख, और तीसरा फूट डालने वाले अभिलेख। अब हमें मौर्य साम्राज्य का विस्तार और ये देखना है कि मौर्य साम्राज्य
कहाँ तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार हमें जो पता लगता है वो बेसिकली एक अभिलेख है जिसको बोलते हैं जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़ का अभिलेख, और इस जूनागढ़ के अभिलेख से हमें बहुत सारी बातें पता लग जाती हैं। तो मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था उसको हमें ऐसे समझना है कि क्या इस विस्तार को घनानंद को मारकर, यानी नंद वंश के शासक को मारकर, जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा है और उसके बाद आने वाला शासक बिंदुसार, उसके बाद अशोक, तो इन तीनों में से हमें किसने हमें मतलब मौर्य साम्राज्य को किसने सबसे ज्यादा विस्तार किया? तो ऐसे समझिए कि बिंदुसार का कोई खास उल्लेख हमें मिलता नहीं है। अशोक की धर्म नीतियों का, और अशोक ने भी जो विजय करी थी वो कलिंग की विजय करी थी, और कलिंग की विजय के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। सिर्फ कलिंग को जीतकर उसने हृदय परिवर्तन अपना अगर कर लिया है तो उसने और क्या ही जीता होगा। तो जो बेसिकली मौर्य साम्राज्य का विस्तार जो कर चुका था वो था चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ज्यादातर हिस्सा, क्या बोल रहा हूं कि ज्यादातर हिस्सा चंद्रगुप्त मौर्य ने ही शामिल किया था। अशोक ने उनको एक करने का, इसीलिए उसने धम्म की नीति को अपनाया ताकि धम्म नीति से वो उस साम्राज्य को जो उसके पूर्वज समेट के गए हैं उस साम्राज्य को एक करके रखे, एकीकरण उसका बना रहे। हमें इस बारे में कहां से पता लगता है? जूनागढ़ अभिलेख से। अब ये जूनागढ़ अभिलेख जो है ये जो है किसका था? ये था रुद्रदामन का, जो कि शक शासक था, एक विदेशी है, बाद में आएगा। और अभिलेख मौर्योत्तर काल का, मौर्य के बाद के काल का है, और ये 150 एडी का अभिलेख का काल है, और 130 से 150 जो है ये भी अभिलेख के ही काल है आसपास का। और इसमें जो अभिलेख मिल रहा है ये रुद्रदामन लिख रहा है, शक शासक था, विदेशी था। हम लोग अभी पढ़ेंगे शक, पार्थियंस, कुषाण, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। तो जो अभिलेख लिख रहा है ये शक शासक लिख रहा है, और ये कहाँ मिला है हमें, मतलब क्यों इसका नाम जूनागढ़ है? क्योंकि हमें जूनागढ़ में मिला है। और इसे ही गिरनार का अभिलेख भी कई बार बोलते हैं, क्योंकि गुजरात के गिरनार क्षेत्र में और जूनागढ़ वाले जूनागढ़ में ये मिला है। इसकी विशेषता क्या है? ये चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली क्या होती है? गद्य और पद्य, यानी कविता फॉर्म में और स्टोरी फॉर्म में, ये दोनों का मिश्रण है, गद्य और पद्य। और ये चंपू शैली का पहला अभिलेख, और संस्कृत भाषा व चंपू शैली का अभिलेख पहला कौन लिखवा रहा है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पहला संस्कृत भाषा और चंपू शैली में लिखा गया जो अभिलेख है वो कोई इंडियन राजा या भारतीय उपमहाद्वीप में कोई शासक नहीं लिखवा रहा है, वो विदेशी लिखवा रहा है, रुद्रदामन है। और इस चीज को आप समझते रहिएगा कि एक चर्चा बहुत ज्यादा चलती रहती है, अब आगे उसको अच्छे से पढ़ेंगे। खैर यहाँ मैं हिंट छोड़ देता हूँ कि हम लोग बोलते हैं कि वो विदेशी शासक था, उसने आक्रमण किया, या वो विदेशी शासक था। तो आप इस बात को बिल्कुल अपने मन में बिठा के रखिए कि वास्तविकता में जो विदेशी थे वो अंग्रेज ही थे। जो वास्तविकता में जो विदेशी शासक थे वो अंग्रेज थे, बाकी तो सब इंडियन बन ही जाते थे, भारतीय बन ही जाते थे। जो भी आते थे वो भारत में बस जाते थे, उन चीजों को अपना लेते थे और कुछ अपनी चीजें मिला देते थे, और आज तक उनका एग्जिस्टेंस है, वो आज भी कई तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। तो जो शक शासक था रुद्रदामन, इसने ये अभिलेख जूनागढ़ का अभिलेख लिखवाया और जूनागढ़ में मिला है, इसलिए इसका नाम जूनागढ़ अभिलेख है। गिरनार अभिलेख भी इसको बोलते हैं। विशेषता इसकी संस्कृत भाषा और चंपू शैली का पहला है। और हमें इसके बारे में जानकारी, इसमें क्या है जानकारी कि पश्चिमोत्तर भारत का प्रशासन, सुदर्शन झील का जिक्र। पश्चिम भारत का प्रशासन बहुत बड़ा है, वो सब हमें इसी अभिलेख में मिल जाता है। और सुदर्शन झील, अब ये सुदर्शन झील का इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा है, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि हमें पश्चिमोत्तर जो भारत है उसका प्रशासन हमें जूनागढ़ अभिलेख में मिल रहा है। और एक महत्वपूर्ण चीज हमें मिल रही है देखने को, सुदर्शन झील। वो इसलिए सुदर्शन झील इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कल्याणकारी जो कर्म और कार्य है हमने देखे कि वो राजा ने करने के लिए बोले अशोक ने, अब वो कल्याणकारी कार्य यही है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्यपाल था पुष्पगुप्त, उसने इसका निर्माण करवाया सुदर्शन झील का। और अशोक का जो राज्यपाल था, तो शासक, वो एक विदेशी व्यक्ति था, यूनानी व्यक्ति, और उसने इस पर बांध का निर्माण करवाया और उस बांध से नहर निकलवाई। किसने? तो शासक ने। ये तो हो गया मौर्य काल के, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करवाया, उसके राज्यपाल ने, हालांकि उसके आदेश पे करवाया होगा चंद्रगुप्त मौर्य के। तो पुष्पगुप्त ने क्या करवाया, निर्माण करवाया किसका? सुदर्शन झील का। अशोक ने क्या करवाया, तो शासक जो उसका राज्यपाल था उसके द्वारा
बांध बनवाया और बांध से एक नहर निकलवाई। उसके बाद रुद्रदामन जो कि मौर्योत्तर काल पोस्ट मॉडर्न पीरियड का जो शासक है, यही जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं ना, जो जिसने जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया, इस रुद्रदामन ने क्या करा, सुविशाख इसका राज्यपाल था। ये जो नहर थी ये और जो बांध था थोड़ा बहुत टूट गया था, तो इस बांध का पुनर्निर्माण करवाया। और खास जो बात है वो ये कि जनता से कोई एक्स्ट्रा कर नहीं लिया, कोई टैक्स नहीं लिया। नहीं तो पहले राजा क्या करते थे, अगर कोई सड़क बनवा रहे हैं या कोई झील बनवा रहे हैं या कोई बावली बनवा रहे हैं, उसको बनाने का जो खर्चा था वो राजा से जो प्रजा से निकलवा लेते थे, टैक्स बढ़ा देते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स दो। इन्होंने, रुद्रदामन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुविशाख जो राज्यपाल था उसने बांध का पुनर्निर्माण करवाया, टूट फूट गई थी उसका पुनर्निर्माण करवाया, और जनता पर बोझ नहीं डाला, कर नहीं लिया, कोई भी कर नहीं लिया। और रुद्रदामन के बाद गुप्त काल में आएगा स्कंद गुप्त, जिसका राज्यपाल पर्णदत्त था और चक्रपालित गिरनार का प्रशासक था। यानी पर्णदत्त तो राज्यपाल रहा गिरनार का, और प्रशासक क्या है, कौन है, चक्रपालित। इन्होंने फिर से उस झील में, उस सुदर्शन झील में पुनर्निर्माण या उसको ठीक ठाक करवाया। तो ये तो इतिहास रहा सुदर्शन झील का। और ये सुदर्शन झील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जूनागढ़ अभिलेख में इसका जिक्र है, और रुद्रदामन जो कि इस सुदर्शन झील को पुनर्निर्माण करवा रहा है, उसी का एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। और इसमें हमें जानकारी पश्चिमोत्तर के प्रशासन की मिल जाती है। और इसी में हमें चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना एरिया कवर कर रखा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या क्या जीता, वो हमें। और ये कॉमन सेंस वाली बात भी है कि जब अशोक ने कलिंग विजय करी, कलिंग जीतने के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने धम्म घोष को अपना लिया, भेरी घोष को उसने नकार दिया। तो ये सिर्फ कलिंग की विजय कर पाता है। और बिंदुसार की हमें कोई ऐसी खास विजय हमें पता नहीं है, उस कहीं पे लिखित नहीं है। तो हमें सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को ही मान के चलना है कि उसी ने पूरे भारत में, यानी ईरान तक जो सीमा टच हो रही है, सुदूर दक्षिण के एरिया को छोड़ दें, सुदूर उत्तरी पूर्वी एरिया को छोड़ दें, तो कुछ रीजन्स वहां छोड़ दें, तो उनको छोड़ बहुत बड़ा एरिया जो था मौर्य साम्राज्य में था। तो मौर्य काल और मौर्य साम्राज्य 300 बीसी से 200 बीसी, एग्जैक्ट अगर हम देखेंगे 322 से 185, अशोक के अभिलेखों से हमें इसके बारे में पता लगता है। खोजा गया टी फैंटलर द्वारा, पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप द्वारा पहली बार। भाषा प्राकृत, लिपि नाम प्रकार जो हमें देखे हैं वो ये कि हमें लिपि 4 प्रकार की मिलती है, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि, यूनानी लिपि और ब्राह्मी लिपि। भारत के ज्यादातर हिस्सों से हमें ब्राह्मी लिपि मिलती है। शहबाजगढ़ी मानसेहेरा से हमें खरोष्टी लिपि मिलती है। तक्षशिला, लंगमान, शरेकुना से हमें अरामाइक लिपि के साक्ष्य मिलते हैं, और यूनानी और अरामाइक में हमें कांधार, शरेकुना से हमें मिलती है। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। मेसन, कनिंगम, प्रिंसेप का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के उत्तर पश्चिमी एरिया से, क्योंकि अरामाइक भाषा और ब्राह्मी भाषा के प्रभाव स्वरूप ये खरोष्टी भाषा का उद्भव हुआ। अशोक के कई इसमें नाम मिल जाता है, देवनाम प्रिय नाम मिल जाता है, हमें अशोक नाम मिल जाता है, अशोक वर्धन इसमें नाम मिल जाता है, बुद्ध शाक्य हमें नाम मिल जाता है, मगध धीराज हमें नाम मिल जाता है। अभिलेखों के जो प्रकार हैं वो बेसिकली 3 हैं, जैसे शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख में 2 शिलालेख, लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख। दीर्घ जो है यानी मेजर रॉक एडिक्ट्स है 8, लघु है 11, वृहद स्तंभ लेख है 6, और गुहा लेख जो है वो हमें मिल जाते हैं अशोक के और दशरथ के, जिसमें 4 गुफाएं अशोक ने बाराबर की पहाड़ियों की दान कर दी थी आजीविकों को, और दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी की 3 गुफाएं दान कर दी थी आजीविकों को। 8 हमें वृहद शिलालेख मिले हैं जो कि शहबाजगढ़ी, मानसेहेरा दोनों पाकिस्तान में है, धौली, जौगढ़ दोनों उड़ीसा में है। सिर्फ ये 4 जो बीच के हैं, कालसी, गिरनार, एरगुड़ी, सोपारा, ये हमें मिलते हैं कालसी देहरादून में, गिरनार जूनागढ़ में, एरगुड़ी आंध्र प्रदेश में, सोपारा महाराष्ट्र में। यहां से मिले 14 लेख, मतलब जो 8 शिलालेख है इन पर 14 बातें लिखी हैं, जो कि कई बातें जिसमें लिखी है, पशु बलि की निंदा इसमें करी गई है, पशु चिकित्सा, राज के अधिकारियों का वर्णन इसमें किया गया है, दूर के जो क्षेत्र थे उनके बारे में बताया गया है,
और धम्म महामात्रों की नियुक्ति के बारे में इसमें बताया गया है। सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात, धम्म समारोह की चर्चा आदि आदि इसमें बातें करी गई हैं। इसमें 14 बातें हैं। लघु शिलालेख जो है वो एमपी, यूपी, राजस्थान, कर्नाटक से हमें मिले हैं। एमपी में रूपनाथ, गुर्जरा, पनगुड़िया, और यूपी में अरोरा, राजस्थान में भाबरू, कर्नाटक में मस्की, नैंतूर, उदयगोलम या उदयगोलम भी इसको बोलते हैं, वो दोनों चलता है, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर एवं जटिंग, रामेश्वर और गोवीमठ। वृहद स्तंभ लेख जो है वो है 6 दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा, प्रयाग स्तंभलेख। सन्नाटी सन्नाटी जो है सन्नाटी हाल फिलहाल में ही मिला है, तो दिल्ली, प्रयागराज और चंपारण में हमें मिले। चंपारण में हमें 3 मिले हैं, लोरिया अर्राज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा। प्रयागराज में हमें 1 मिला है और दिल्ली में हमें 2। तो ये रहे वृहद स्तंभ और ये लघु स्तंभ लेख, जो कि सांची सारनाथ कौशाम्बी, जिसमें सिर्फ एडिक्ट बोलते हैं सांची सारनाथ कौशाम्बी वालों को, और कौशाम्बी वाले को हम लोग रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। आर्थिक अभिलेख लुम्बिनी वाले को बोलते हैं, क्योंकि इसमें राजा जो है अशोक, वो अपने 20वें वर्ष में आया था और उसने करों को माफ कर दिया था। निगाली सागर और निगलीवा वाला जो है ये अशोक इसमें 12वें वर्ष में यहाँ पे आया, इस बात का जिक्र मिलता है, और कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन कराया। सांची सारनाथ कौशाम्बी वाले अभिलेख को शिष्म एडिक्ट बोलते हैं। मौर्यों का साम्राज्य विस्तार हमें मेनली जो पता लगता है वो अशोक के अभिलेख से तो पता लगता ही है, और साथ में जूनागढ़ के अभिलेखों से पता लगता है। जूनागढ़ के अभिलेख से पता लगता है, जूनागढ़ का अभिलेख जो था वो रुद्रदामन ने लिखवाया था, जो कि एक शक शासक, विदेशी शासक था, जो कि मौर्यों के बाद के काल में आएगा। और इसने लिखवाया है, इसमें बहुत सारी बात है जिसमें हमें पश्चिमोत्तर भारत का प्रशासन के बारे में पता लगता है। इसकी खास बात यह है इस जूनागढ़ के अभिलेख की कि ये संस्कृत भाषा और चंपू शैली में लिखा हुआ पहला ऐसा अभिलेख है। जूनागढ़ में मिला है, इसे गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। सुदर्शन झील का इसमें जिक्र है, और सुदर्शन झील इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सुदर्शन झील को बहुत कई सालों तक कल्याणकारी कार्यों के रूप में देखा गया। उसकी जो स्थापना थी वो पुष्पगुप्त ने करवाई, उसको बनवाया पुष्पगुप्त ने। अशोक के राज्यपाल जो कि एक यूनानी व्यक्ति था, तो शासक, उसने उस पर बांध बनवाया, वहां से नहर निकलवाई। रुद्रदामन का जो राज्यपाल था सुविशाख, उसने उसको बांध को पुनर्निर्माण करवाया, जनता से कोई भी एक्स्ट्रा कर नहीं लिया। और स्कंदगुप्त जो कि गुप्त काल का शासक था, उसके राज्यपाल पर्णदत्त ने और चक्रपालित ने, गिरनार का जो प्रशासक था चक्रपालित, इन्होंने इसको दोबारा से ठीक ठाक करवाया और उसको बढ़वाया। तो ये जो हमने आज देखा है, हमने मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य का हमने एक परिचय देखा है। अगली क्लासेस में हमें बहुत सारी चीजें देखनी है। हमें मौर्य राज्य का स्वरूप देखना है, हमें ये भी देखना है कि क्या मौर्य शासन या मौर्य काल जो था, मौर्य साम्राज्य जो था, वो केंद्रीकृत था या नहीं। और इस चीज को एक समस्या रही है कि 70 के दशक से पहले तक केंद्रीकृत इसको माना गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें नहीं मिली थी। लेकिन बाद में जिसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आर के मुखर्जी, रोमिला थापर, और रोमिला थापर ने बोला कि ये सैटेलाइट सिस्टम था। अब बाद में 70 के दशक के बाद में रोमिला थापर ने अपने मत को दोबारा से चेंज किया। उन्होंने बोला कि ये केंद्रीकृत नहीं था। बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स दिए कि एक मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र था, फिर एक कोर था, फिर एक पेरिफेरल रीजन था, ऐसे इन्होंने मत दिए हैं। हम अगली क्लासेस में इन सब चीज़ों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ये परिचय है मौर्य काल का। थैंक यू सो मच।